हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल पाथ। तो 71st बीपीएससी को लेकर जो चल रही है हमारी स्मार्ट रिवीजन रैपिड सीरीज 1 महीने वाली, उसमें आज हम बिहार इकोनॉमिक सर्वे को देखने जा रहे हैं। ये बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बजट वाली सीरीज़ का पार्ट 1 है। इसमें हम कंप्लीट बिहार इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे और पूरी डाटा देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ द सिविल पाथ पर। दोस्तों, अगर आप 71st बीपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 आपके लिए एक गोल्ड माइन ऑफ फैक्ट्स है। लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम यहाँ देख रहे हैं बिहार राज्य का एक प्रोफाइल दिया गया इकोनॉमिक सर्वे के फर्स्ट पेज में। हम ये देख रहे हैं कि बिहार स्टेट प्रोफाइल। ये जो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 है, ये बिहार के वित्त मंत्री जो कि वर्तमान उप मुख्यमंत्री भी हैं, सम्राट चौधरी जी द्वारा कब पेश किया गया? ये पेश किया गया 28 फरवरी 2025 को। तो ये एक फैक्ट है कि किसके द्वारा किया गया। तो ये बिहार राज्य के वर्तमान उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा 28 फरवरी 2025 को बिहार राज्य की विधानसभा में पेश किया गया। और यह बिहार राज्य का 19वां आर्थिक सर्वे या इकोनॉमिक सर्वे है। ठीक है, कौन सा? 19वां। ये 3 फैक्ट्स इधर मैंने नहीं डाल रखे थे तो मैं अलग से बता दिया। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तो स्टेट प्रोफाइल में जो पहली लाइन है वो उसके अक्षांश और देशांतरीय विस्तार के बारे में है बिहार के। देखो, सबसे पहले क्या है कि बिहार जो एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, मतलब चारों तरफ से ये ज़मीन से घिरा हुआ है। इसकी कोई भी बाउंड्री समंदर में नहीं खुलती, पानी में नहीं खुलती। और कहाँ ये लोकेटेड है? ये भारत राज्य के ईस्टर्न पार्ट यानी पूर्वी भाग में लोकेटेड है। हमारे भारत के मैप के उत्तर में स्थित है। वो भी एक चतुष्कोणीय, मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप में स्थित है। ठीक है, कि बिहार की जो लंबाई है बिहार राज्य की, वो उत्तर से दक्षिण की ओर जो है वो 345 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम की ओर 483 किलोमीटर है। ये भी एक फैक्ट है। उत्तर से दक्षिण है 345 और पूरब से पश्चिम है 483 किलोमीटर। अब इसका जो विस्तार है वो देखते हैं। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है यानी कि लैटिट्यूडनल, ये होता है अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, लैटिट्यूडनल। और ये लॉन्ग वाला देशांतर यानी लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो जो बिहार का लैटिट्यूडनल अक्षांशीय विस्तार है वो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तर की ओर। ठीक है, मतलब कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में है अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरीय विस्तार यानी कि लॉन्गिट्यूडनल जो इसका विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है? बिटवीन लॉन्गिट्यूड 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड्स टू 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड्स पूर्वी देशांतर। ठीक है, ईस्ट यहाँ लिख देंगे, ई लगेगा। तो ये हो गया अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। उसके बाद क्या है कि इस राज्य का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है वो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर्स है। राज्य का टोटल जोग्राफिकल एरिया 94,163 स्क्वायर किलोमीटर्स, किलोमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो। The state's climate is subtropical with 4 seasons: spring, summer, rainy and winter. मतलब सबट्रॉपिकल मतलब हो गया उपोष्णकटिबंधीय जलवायु। तो उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्या होती है कि अगर आसान शब्दों में समझें कि वो जलवायु जो गर्मी और नमी से भरपूर हो। जैसे बिहार का मौसम है, यहाँ तीव्र गर्मी भी पड़ती है, अच्छी बारिश भी होती है और ठंडी सर्दियाँ भी आती हैं। तो जहाँ जहाँ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है वहाँ 4 सीजन माने जाते हैं मेनली: स्प्रिंग, समर, रेनी, विंटर। मतलब वसंत, गर्मी, वर्षा और शरद। ठीक है, तो वसंत एक संक्रमण काल समझो, जाड़ा और गर्मी के बीच में। तो ये था बिहार का मौसम। आगे क्या है कि जो राज्य है, द स्टेट इज एडमिनिस्ट्रेटिवली डिवाइडेड इनटू 9 डिविजन्स। तो राज्य को 9 प्रमंडलों में बांटा गया है। कौन कौन से?
पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर, इन 9 प्रमंडलों में यानी 9 डिविजन्स में बिहार को डिवाइड किया गया है। फिर आगे कि बिहार इज हैविंग 38 डिस्ट्रिक्ट्स, 38 जिले हैं बिहार में, 101 सब डिविजन्स, 101 सब डिविजन्स हैं यहाँ पे, और 534 कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स और 534 ब्लॉक्स हैं यहाँ पर। मतलब 38 जिले, 101 उपमंडल और 534 प्रखंड यानी कि ब्लॉक्स हैं यहाँ पे। फिर आगे क्या है कि द लेजिस्लेचर इन द स्टेट इज बाई कैमरल विथ 75 मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड 243 इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बिहार का जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय है, बाई कैमरल है, 2 सदनों वाला है। तो 2 हाउसेस जिसको बोल सकते हो, जिसमें एक सदन है बिहार विधानसभा यानी बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरा है बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि बिहार विधान परिषद। तो बिहार विधानसभा जो है, जो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसे लोअर हाउस कहते हैं, निचला सदन। और इसमें 243 सीट्स हैं, 243 विधायक चुन के आते हैं यहाँ पर। और जो बिहार विधान परिषद है, इसको कहते हैं अपर हाउस, और यहाँ पर 75 मेंबर्स आते हैं। ये जो सदस्य होते हैं, ये जो बिहार विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो सदस्य होते हैं अपर हाउस के, वो या तो नामित होते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं आते, नामित और अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और वहीं जो ये बिहार विधानसभा है लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके जो सदस्य होते हैं उनको जनता द्वारा सीधे चुना जाता है, जो कि विधायक आते हैं। तो अभी जो हमारे बिहार में चुनाव होने वाला है इस साल, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? असेंबली इलेक्शंस, है ना, विधानसभा चुनाव को। तो वही है लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आ गए हम बिहार इकोनॉमिक सर्वे को डिटेल में देखने के लिए। तो क्या है कि बिहार हैज़ विटनेस सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स, मतलब पिछले 20 सालों में बिहार में बहुत ही तेज़ी से विकास हुआ है। फिर अगला लाइन क्या कहता है कि टेकिंग 2011 एंड 12 एज बेस ईयर, द साइज ऑफ बिहार्स इकोनॉमी एट करंट प्राइसेस हैज़ इंक्रीज्ड 3.5 times, rising from 2.47 lakh crore in 2012 to rupees 8.54 lakh crore in 2023-24। तो बहुत ही वृहद स्तर पर वृद्धि हुई है बिहार की इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में। तो कहते हैं कि 2011-12 को बेस ईयर माना जाता है अभी कैलकुलेट करने के लिए, फिलहाल दशकीय वृद्धि देखी जा रही है यहाँ पे। तो 2011-12 को अगर बेस ईयर माना गया है, तो वहाँ पे बिहार की जो इकोनॉमी है वो अभी करंट प्राइसेस के अगर हम करंट प्राइसेस के स्तर पर देखें तो 3.5 गुना बढ़ गई है, 3.5 टाइम्स ये ग्रो कर गई है। कहाँ से कहाँ तक? 2011-12 में ये थी 2.47 लाख करोड़ से अभी 2023-24 में ये कितनी हो गई है? 8.54 लाख करोड़, यानी कि ये 3.5 गुना बढ़ गई है, 3.5 टाइम्स इट हैज़ इंक्रीज्ड। अब आगे देखें, द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP ऑफ बिहार फॉर द ईयर 2023-24 इज एस्टिमेटेड टू बी रुपीज़ 854,429 crore at current prices and rupees 464,540 crore at constant 2011-12 prices। तो इसको पहले जानने से पहले एक लाइन हम समझ लें कि ये GSDP क्या है। ये जो GSDP है इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और हिंदी में हम कहते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद। सकल राज्य घरेलू उत्पाद, यह जो है GSDP वो किसी भी राज्य की आर्थिक स्थिति को मापने का पैमाना है। यह बताता है कि एक निश्चित अवधि में, आमतौर पर एक वित्तीय वर्ष माना जाता है, तो एक निश्चित अवधि यानी कि एक वित्तीय वर्ष, एक फाइनेंशियल ईयर में उस राज्य में कुल कितना उत्पादन और सेवाएं तैयार हुई। उत्पादन और सेवाएं मतलब गुड्स और सर्विसेज, जैसे नेशनल स्तर पे होता है GDP, या राज्य स्तर पर हो गया GSDP। तो अब बिहार के ही उदाहरण से अगर हम समझें, तो अगर बिहार का GSDP 7 लाख करोड़ रुपए है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे बिहार ने उस साल में कुल 7 लाख करोड़ रुपए की वस्तुएं और सेवाएं पैदा की। तो वही GSDP जो है हम एक राज्य का डाटा हो गया, और यही बढ़ा दिया जाए पूरे राज्य देश की बाउंड्री को ले लिया जाए, पूरे देश की बाउंड्री के अंदर एक साल में जो भी गुड्स और
सर्विसेज वहाँ पे हुए, वो आ गया जीडीपी। तो वही जीएसडीपी समझ आया तो आप अगला लाइन समझ जाओगे कि 2023-24 में जो बिहार का जीएसडीपी है वो 8,54,429 करोड़ रहने का अनुमान है करंट प्राइसेस पर, और 4,64,540 करोड़ है कांस्टेंट प्राइसेस, यानी बेस ईयर 2011-12 के जो प्राइस को लिया गया उसको अगर माना जाए तो ये जीएसडीपी रहेगी बिहार की, और करंट माना जाए तो ये रहेगी। अब करंट और कांस्टेंट में भी एक फटाफट सा अंतर मैं बता देती हूँ। तो करंट और कांस्टेंट का डिफरेंस हम देखें तो जो ये करंट प्राइसेस होती है इसको कहते हैं चालू मूल्य, और कांस्टेंट प्राइस का मतलब हो गया स्थिर मूल्य। तो पहले हम करंट को समझते हैं कि करंट प्राइस क्या होती है, कि इसमें उसी वर्ष की वास्तविक कीमतें, एक्चुअल मार्केट प्राइसेस शामिल होती है। इसमें मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन को भी शामिल किया जाता है, और यह नॉमिनल ग्रोथ दिखाता है, यानी कि कीमत बढ़ने के कारण जीडीपी या जीएसडीपी ज़्यादा लग सकती है। इसे देखने पर पता लगता है कि अर्थव्यवस्था में कितने पैसे की वृद्धि हुई है, चाहे उत्पादन बढ़ा हो या नहीं। और अगर हम उदाहरण देखें तो देखो कि अगर इस साल गेहूं की कीमत 30 रुपये प्रति किलोग्राम है तो वही दाम उपयोग में लाया जाएगा। और वहीं पे अगर कांस्टेंट प्राइस यानी स्थिर मूल्य की बात करें तो ये क्या है कि इसमें एक आधार वर्ष यानी बेस ईयर होता है। तो यहाँ पे हमारे केस में बेस ईयर है 2011-12 आधार वर्ष। और यह जो है इसमें ना मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई को नहीं देखा जाता, इन्फ्लेशन को नहीं देखा जाता, यह मुद्रास्फीति को हटा देता है ताकि असली ग्रोथ दिख सके। और ये रियल ग्रोथ दिखाता है, यानी उत्पादन कितना बढ़ा यह स्पष्ट होता है। यहीं पे आप देखो ना लगभग आधा का अंतर हो गया है, जो महंगाई को हटा दिया गया बीच से। तो जो कांस्टेंट प्राइस स्थिर मूल्य है उससे पता चलता है कि उत्पादन में वास्तविक इजाफा यानी बढ़ोतरी हुई या नहीं। तो यहाँ पे भी अगर हम एग्जांपल ले लें कि अगर आधार वर्ष यानी 2011-12 में गेहूँ 20 रुपये प्रति किलोग्राम था तो वही दाम हर साल की गणना में लिया जाएगा, भले ही 20 से 25-30 होता चला जाए, लेकिन हर साल जब काउंट किया जाएगा बेस प्राइस को तो 20 रुपये प्रति किलोग्राम ही काउंट किया जाएगा। तो फटाफट अगर दोनों को समझे तो करंट प्राइस हो गई आज की कीमत और प्लस महंगाई, और कांस्टेंट प्राइस हो गई पुरानी कीमत गुणा आज की मात्रा। ठीक है, थोड़ा लंबा हो गया लेकिन समझने से ना फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। आगे क्या है, आगे है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्शियरी सेक्टर टू द जीएसवीए। अब ये ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड क्या है इसको भी फटाक से हम देखते हैं। तो जीएसवीए यानी कि ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड जो है इसका सीधा मतलब होता है कि एक राज्य में अलग अलग सेक्टर जैसे कि खेती, उद्योग, सेवाएं सब ने मिलकर कुल कितनी वैल्यू बनाई, और उसी का जो जोड़ है वो होता है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। तो एग्जाम्पल अगर हम ले बिहार में कि अगर कृषि से 2 लाख रुपए करोड़ कमा रही है सरकार, उद्योग से 1 लाख करोड़, सेवाओं से 3 लाख करोड़, तो इन सब का जो जोड़ हुआ 3 + 1 + 2 यानी कि 6 लाख करोड़, वही हो गया जीएसवीए ऑफ बिहार। ये एक इमेजिनरी डाटा है, मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बस एग्जाम्पल मैंने यूज़ किया। तो यही था। तो क्या है कि बिहार का जो टर्शियरी सेक्टर है वो जीएसवीए में कितना कंट्रीब्यूट करता है, वो 58.6%। तो टर्शियरी सेक्टर जो है जिसको हम कहेंगे कि सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर, जैसे एग्जांपल में हमने ले लिया बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, दूरसंचार, खुदरा व्यापार, पर्यटन एटसेट्रा एटसेट्रा, सबने मिलकर कितना कंट्रीब्यूट किया 58.6% बिहार के जीएसवीए में। अब उसके बाद ये हाईएस्ट था, सेकंड हाईएस्ट है सेकेंडरी सेक्टर का, यानी कितना उसने कंट्रीब्यूट किया 21.5%, यानी द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर ने 21.5% कंट्रीब्यूट किया। द्वितीय क्षेत्र में हम किसको ले सकते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, फूड प्रोसेसिंग, स्टील एंड सीमेंट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, केमिकल फैक्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब जो सेक्टर वो सेक्टर जो कच्चे माल से कोई चीज़ बनाता है। ये बेसिक इकोनॉमिक्स के टर्म्स हैं, आप बोलोगे तो मैं इकोनॉमी के भी लेक्चर्स अलग से ले लूँगी, ठीक है। और फाइनल जो है कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का कितना रहा, वो 19.9%, यानी प्राथमिक क्षेत्र जो प्रकृति से सीधा संसाधन लेता है, जैसे खेत से अनाज, जंगल से लकड़ी, जमीन से खनिज, उससे जाकर वो सेकेंडरी में जाकर प्रोसेस होता है और टर्शियरी में यूज होता है और लोग यूज़ करते हैं सर्विस के थ्रू। तो हाँ, तो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीएसवीए में कितना रहा, 19.9%। ये डाटा याद रखना, हो सकता है इससे सीधा क्वेश्चन आ जाए। तो अब है एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर, यानी कि कृषि
एवं इससे संबंधित क्षेत्र। इसका हम देखते हैं क्या है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे में क्या डाटा आया है। एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री सेक्टर कंट्रीब्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली 1/5 ऑफ द GSVA एनुअली। तो जो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड है उसमें जो है एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये 3 जो सेक्टर है ना, ये लगभग उस GSVA के 1/5 भाग को कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, आगे ये तो बस डाटा याद रखने के लिए, इसमें क्या समझाऊँ मैं। आगे देखो, राइस इन खरीफ एंड व्हीट इन रबी कंस्टिट्यूट द प्राइमरी क्रॉप साइकिल्स इन बिहार। तो बिहार के जो प्रमुख खाद्यान्न है ना, वो खरीफ के समय में चावल, राइस, और रबी सीजन में गेहूँ यानी कि व्हीट, ये दोनों सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं बिहार के प्राइमरी क्रॉप साइकिल्स में। मतलब बिहार का जो टोटल खाद्यान्न है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है चावल और गेहूँ। और कौन? अपने अपने सीजन में, खरीफ के सीजन में राइस और रबी के सीजन में गेहूँ। हो गया। उसके बाद बिहार रजिस्टर्ड थर्ड हाईएस्ट ग्रोथ 7.6% इन द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर ड्यूरिंग 2011 to 24 आफ्टर उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। तो ये बहुत बड़ा डाटा है, इंपॉर्टेंट डाटा है। बिहार ने ना तीसरा सबसे ज़्यादा ग्रोथ रजिस्टर किया, थर्ड हाईएस्ट ग्रोथ भारत में, यानी 7.6%। किस चीज़ में? ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेक्टर में। और कब से कब तक? 2011 से 24 के बीच में। 2011 से 24 के बीच में बिहार ने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेक्टर में तीसरा सबसे ज़्यादा ग्रोथ यानी 7.6% रजिस्टर किया पूरे भारत में। और इससे ऊपर 2 स्टेट कौन थे आफ्टर? उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। उत्तर प्रदेश एट नंबर 1, कर्नाटका एट नंबर 2 और बिहार एट नंबर 3। ठीक है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में ग्रो करने वाले राज्य। अगला हम देखते हैं, बिहार इज़ द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, हैविंग 8.6% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन इन 2011। तो भारत के राज्य की आबादी के क्षेत्र में बिहार जो है वो भारत में तीसरा स्थान रखता है। तीसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है बिहार भारत का 2011 जनगणना के मुताबिक। और नंबर 1 और 2 पे कौन कौन है? नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश और नंबर 2 पे है महाराष्ट्र। यूपी और महाराष्ट्र के बाद बिहार है तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा आबादी के मामले में। और भारत देश की कितनी आबादी यहाँ रहती है? 8.6% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। भारत देश की टोटल आबादी का 8.6% हिस्सा बिहार में रहता है। ठीक है, दिस स्टेट इज़ द 12th लार्जेस्ट इन द कंट्री ऑन अकाउंट ऑफ एरिया होल्डिंग विच इज़ 2.86% ऑफ द नेशनल एरिया। ये जो बिहार है वो भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। किस मामले में? एरिया होल्डिंग यानी कि क्षेत्रफल के मामले में 12वां सबसे बड़ा राज्य है भारत का। और ये पूरे देश का टोटल में से 2.86% हिस्सा होल्ड करता है। ठीक है, अगला है, इन टर्म्स ऑफ रोड नेटवर्क बिहार इज प्लेस्ड एट द 8th पोजीशन अमंग ऑल इंडियन स्टेट्स। तो भारत के सारे राज्यों के दरमियान बिहार जो है वो 8वां रैंक रखता है रोड नेटवर्क के मामले में। सड़क परिवहन का जो नेटवर्क है बिहार में रोड्स का बहुत बड़ा है और पूरा भारत के टोटल राज्यों में से 8वें नंबर पर आता है बिहार। आप कमेंट में बताना कि नंबर 1 पर कौन है। ठीक है, आगे हम एग्रीकल्चरल फैक्ट्स देख रहे हैं बिहार का। वो क्या है कि इन बिहार 54.6% लैंड वॉज यूटिलाइज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन इन 2022-23। 2022-23 में बिहार का लगभग 54.6% हिस्सा है वो खेती के लिए यूज किया गया। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि इन बक्सर एंड भोजपुर डिस्ट्रिक्ट्स मोर देन 80% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया वॉज यूटिलाइज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। बक्सर और भोजपुर जिले का 80% से ज़्यादा भूभाग यूज किया गया था खेती के लिए, अनाज उगाने के लिए। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन। आगे, द क्रॉपिंग इंटेंसिटी वॉज हाइएस्ट इन सुपौल फॉलोड बाय जहानाबाद। ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या चीज़ है? इसको हम कहते हैं फसल तीव्रता। मतलब एक साल में खेत पर कितनी बार फसल उगाई जाती है। अगर साल में एक बार फसल उगाई गई तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी 100% होगी। अगर उसी ज़मीन पर साल में 2 बार फसल उगाई जाती है तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी 200% होगी। और वही अगर 3 बार फसल उगाई गई तो 300% हो सकती है, होगी। ठीक है, तो इस मामले में क्रॉपिंग इंटेंसिटी यानी फसल तीव्रता के मामले में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर है सुपौल और नंबर 2 पर है जहानाबाद। ठीक है, आगे देखो, सीरियल प्रोडक्शन डोमिनेटेड द शॉपिंग पैटर्न ऑफ द क्रॉपिंग। सीरियल प्रोडक्शन डोमिनेटेड द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ द स्टेट। ठीक है, मतलब पूरे बिहार का जो खेती रहा क्रॉपिंग पैटर्न, उसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेशन किसने किया?
सीरियल प्रोडक्शन यानी अनाज उत्पादन ने, अनाज के उत्पादन ने सबसे ज़्यादा डोमिनेट किया, यानी कि गेहूँ, चावल और मक्का जो भी हमारे बिहार में उगता है, तो सीरियल प्रोडक्शन जो रहा वो डोमिनेट किया क्रॉपिंग पैटर्न को। आगे देखो, अमंग द फाइबर क्रॉप्स जूट इज़ द मेजर क्रॉप प्रोड्यूस्ड इन बिहार। तो बिहार में हाईएस्ट जूट कहाँ प्रोड्यूस होता है? जूट को हिंदी में पटसन कहते हैं। तो बिहार में किन किन जिलों में सबसे ज़्यादा जूट प्रोड्यूस होता है? तो वो है बिहार में जो भी उत्तर पूर्वी ज़िले हैं, क्योंकि वहाँ की मिट्टी और जलवायु जूट की खेती के लिए अनुकूल होती है। जैसे कि उत्तर पूर्वी ज़िले में आ गया कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुरा। तो ये सब जो एरिया है वहाँ पे जूट प्रोडक्शन बहुत होता है। और बिहार में जो भी फाइबर क्रॉप्स उगाए गए उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन रहा जूट का। अब देखो, हाईएस्ट राइस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स, सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ बिहार में? रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर। ये ना अरेंज करने को आ जाता है एग्जाम्पल में, एमसीक्यू में। तो सबसे ज़्यादा चावल कहाँ प्रोड्यूस हुआ? वो रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर में हुआ। फिर सबसे ज़्यादा व्हीट यानी गेहूँ कहाँ प्रोड्यूस हुआ? वो रहा रोहतास, कैमूर और भोजपुर। दोनों में रोहतास टॉप पे रहा है, ठीक है। और कैमूर जो है वो चावल के मामले में तीसरे नंबर पर है और गेहूं के मामले में दूसरे नंबर पर है। फिर हाईएस्ट मेज़ यानी मक्का उत्पादन कहाँ पे हुआ? हाईएस्ट मेज़ प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया, अररिया और कटिहार में। पूर्णिया, अररिया और कटिहार में सबसे ज़्यादा मक्का प्रोड्यूस हुआ, मकई। फिर हाईएस्ट पल्सेस यानी दाल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन किन किन जिलों में हुआ? वो हुआ पटना, औरंगाबाद, दरभंगा। ये जो पटना का टाल क्षेत्र है, गंगा का जो टाल का इलाका है, जहाँ अभी गंगा जी भर चुकी हैं, वो अपने साथ जो एलुवियम सॉइल लेके आती है गंगा, तो वो जो एरिया है वो भारत का कहलाता है, वो दाल का कटोरा, ठीक है। तो वही पटना नंबर 1 पर है, और सेकंड रहा औरंगाबाद, और फिर तीसरा दरभंगा। ये एग्रीकल्चरल फैक्ट्स थे इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 से बिहार के लिए। अब हम देखने जा रहे हैं अगला, हॉर्टिकल्चर इन बिहार, यानी कि बागवानी वाले प्रोडक्ट्स बिहार के जो रहे, जैसे फल, सब्जी, फूल, मसाले, औषधीय पौधे वगैरह की। तो क्या कहते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रूट हैज़ बिन मैंगो फॉलोड बाय बनाना। तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण फल उगाए जाते हैं और बेचे जाते हैं वो कौन कौन से रहे? आम और केला, नंबर 1 पे मैंगो, फिर बनाना। अनदर हाई वैल्यू फ्रूट ग्रोन इन बिहार इज़ मखाना। बिहार अकाउंट्स फॉर 85% ऑफ द टोटल। जो बहुत ही हाई वैल्यू फ्रूट जो अगला है बिहार में ग्रो किया जाता है वो है मखाना, और जो बिहार है वो भारत का टोटल 85% मखाने का उत्पादन करता है। और अगला फिर देखते हैं, अंडर द एजिस ऑफ द मिथिलांचल फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अवॉर्डेड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग टू मिथिला मखाना। तो मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया है, किसके अंडर? अंडर द एजिस ऑफ मिथिलांचल फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। मिथिलांचल फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो मिथिला का मखाना है, मिथिला मखाना, उसको भारत सरकार ने GI टैग दिया है। अगला क्या है? रैंक ऑफ बिहार इन लीची प्रोडक्शन। बिहार में जो अगला महत्वपूर्ण फल है जो प्रोड्यूस किया जाता है वो लीची, मुजफ्फरपुर की फेमस लीची, वो भी जो है भारत में फर्स्ट रैंक रखता है बिहार लीची उत्पादन के लिए भी। और जो भारत का टोटल लीची उत्पादन है उसमें से 71%, 71% जो प्रोड्यूस होती है लीची वो बिहार में होती है। और बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? मुजफ्फरपुर में। अगला, टी प्रोडक्शन डिस्ट्रिक्ट्स, किशनगंज। अब वो एरिया जो दार्जिलिंग और पश्चिम बंगाल के चाय उत्पादन वाले क्षेत्रों से लगता है, वो क्या है? किशनगंज। तो सबसे ज़्यादा चाय प्रोडक्शन बिहार में कहाँ होती है? किशनगंज में। और यहाँ इस चीज़ को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए सरकार बहुत प्रयास भी कर रही है। आगे, बेटर लीफ डिस्ट्रिक्ट मतलब पान उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है बिहार में? वो है नालंदा, उसके बाद नवादा, फिर गया, औरंगाबाद, शेखपुरा, वैशाली। इन 6 जिलों में पान का उत्पादन होता है, नालंदा, नवादा, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा और वैशाली। आगे देखो, बिहार इज़ नाउ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मशरूम इन द कंट्री। एक और चीज़, मशरूम का प्रोडक्शन में भी बिहार जो है वो भारत में लीडिंग अपना पोजीशन रखता है, ठीक है। आगे, द मोस्ट प्रोमिनेंट फ्लावर्स प्रोड्यूस्ड इन बिहार आर मैरीगोल्ड, रोज एंड जासमीन। बिहार में सबसे जो प्रमुख फूल उगाए जाते हैं वो क्या है? मैरीगोल्ड यानी गेंदा, गुलाब, और जैस्मीन यानी कि चमेली। तो ये 3 फूल बिहार में सबसे प्रमुख तौर पर उगाए जाते हैं, गेंदा, गुलाब और चमेली। उसमें से भी सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो मैरीगोल्ड का होता है, लगभग 80+%, ठीक है। उसके बाद क्या है कि द मोस्ट प्रोमिनेंट स्कीम्स टू इम्प्रूव हॉर्टिकल्चर लैंडस्केप इन बिहार आर
बिहार में हॉर्टिकल्चर लैंडस्केप को बढ़ावा देने के लिए जो मेन स्कीम चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, वो क्या क्या है? वो है एक नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, चीफ मिनिस्टर हॉर्टिकल्चर मिशन, मखाना डेवलपमेंट स्कीम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और बिहार एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी। तो ये था सीन हॉर्टिकल्चर इन बिहार का। अब हम देख रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग और फिशरीज़ को। ठीक है, तो इसमें क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एग्स फिश मीट एंड वूल हैज़ बिन राइजिंग कंटिन्यूसली। तो बिहार में जो मिल्क का, दूध का, अंडों का, मछली का, मीट का और ऊल यानी ऊन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता जा रहा है लगातार। तो इसको और बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ स्कीमें चला रही हैं, जिसमें फेमस है समग्र गव्य विकास योजना, देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना, ये मुर्गी के लिए होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री तालाब मत्स्यिकी विकास योजना, जलाशय मत्स्यिकी विकास योजना, रिवर रैंचिंग प्रोग्राम, बिहार राज्य फसल सहायता योजना। तो ये सब मेन जो योजनाएं चल रही हैं सरकार के द्वारा। आगे मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन इन बिहार। बिहार में जो इरिगेशन का सबसे बड़ा सोर्स है वो क्या क्या है? कभी कभी ये एमसीक्यू में आता है कि बिहार में या जिस भी राज्य का एग्जाम दे रहे हो कि सबसे ज़्यादा जो इरिगेशन का सोर्स है वो किससे आता है। ठीक है, पानी कहाँ से लिया जाता है? तो बिहार में क्या है? कैनाल्स, टैंक्स और वेरियस टाइप्स ऑफ वेल्स से, यानी नहरों से, टंकी मतलब जमा करके जो पानी रखते हैं वहाँ से, और कुओं से। तो ये सीन था एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग और फिशरीज़ का। अब हम देख रहे हैं न्यू स्कीम्स इनिशिएटेड बाय द वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो बिहार सरकार के द्वारा पानी को बचाने के लिए वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट से क्या क्या स्कीम्स चलाई गई हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। देखो, ईस्टर्न गंडक कनाल सिस्टम ये चलाया गया है। इसका क्या है कि द मेन ईस्टर्न कनाल ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वाल्मीकि नगर बराज in the West Champaran district. It is targeted for completion by 2025-26. The water resources के इम्प्रूवमेंट और रक्षा सुरक्षा के लिए जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं उसमें एक प्रमुख है ईस्टर्न गंडक कैनाल योजना। तो ये गंडक नदी किधर बहती है? बिहार के नॉर्थ पार्ट में बहती है, और किधर जो हमारा चंपारण वाला एरिया है वहाँ से होकर बहती है। तो ये जो कैनाल है ईस्टर्न गंडक कैनाल सिस्टम, ये कहाँ पे बनाया गया है? वाल्मीकि नगर बैराज से ओरिजिनेट करती है ये नहर। ठीक है, जो कि है पश्चिमी चंपारण जिले में। और इस नहर को कंप्लीट करने का टारगेट क्या रखा गया है? 2025-26। अगला क्या है? गंगा वाटर सप्लाई स्कीम। इसका जो गंगा वाटर सप्लाई स्कीम है, इसके जो फेज़ 1 में 9.91 मिलियन क्यूबिक मीटर्स MCM ऑफ वाटर इज सप्लाई टू राजगीर एंड नालंदा। तो जो वैसे क्षेत्र जहाँ गंगा नदी नहीं बहती है वहाँ से गंगा के पानी को सप्लाई किया जा रहा है। तो इसका जो फेज़ 1 है उसमें 9.91 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी जो है वो राजगीर और नालंदा को सप्लाई किया जा चुका है। और इसका जो कंप्लीशन टारगेट है वो है 2025 अगस्त, जो कि अभी का ही महीना चल रहा है। अगला देखो, निकृष्ट पंप कैनाल स्कीम ऑन कर्मनाशा रिवर। अब कर्मनाशा रिवर जो सदर्न बिहार में बहती है और यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाती है, तो वहाँ पे एक चल रहा है स्कीम, वह निकृष्ट पंप कैनाल स्कीम। तो उसमें क्या है कि द उद्वार इरिगेशन स्कीम एड्रेसेस वाटर शॉर्टेजेस इन द रामपुर डिस्ट्रीब्यूशन कैनाल ऑफ द चौसा ब्रांच अंडर द सोन कैनाल सिस्टम। ये थोड़ा सब सेंटेंस फॉर्मेशन उल्टा पुल्टा लग रहा है, इसको मैं अपने शब्दों में समझाती हूँ। तो ये जो निकृष्ट पंप कैनाल स्कीम जो है कर्मनाशा नदी वाली, इसको सीधे शब्दों में हम समझें तो यह एक पंप आधारित नहर योजना है और इसका उद्देश्य है कर्मनाशा नदी से पानी उठाकर खेतों तक पहुँचाना। और कहाँ कहाँ पे ये बिहार को फ़ायदा पहुँचा रहा है? ये कैमूर और रोहतास जिले जो हैं बिहार के, उनको फ़ायदा पहुँचाता है, मेन वहाँ के किसानों को लाभ देता है। तो इस नदी का जो जल है वो सिंचाई योजनाओं जैसे निकृष्ट पंप नहर योजना में लिया जाता है और इससे खरीफ और रबी दोनों मौसमों में सिंचाई संभव हो सकती है। तो इस योजना का कंप्लीशन का टारगेट रखा गया था फरवरी 2025 और ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ये भी आया 2025 में। तो ये एक साल पीछे का डाटा देता है, तो होप सो ये कंप्लीट हो गया और मेरे पास इसकी अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब आगे देखें, यह है एंटरप्राइज सेक्टर, यानी कि उद्यम क्षेत्र या व्यावसायिक क्षेत्र। मतलब वो सभी संगठित व्यावसायिक वो क्षेत्र जहाँ पे संगठित व्यावसायिक गतिविधियों को संदर्भित किया जाता है और जो लाभ कमाने के उद्देश्य से संचालित होती है।
चाहे वो निजी क्षेत्र हो या सार्वजनिक क्षेत्र। तो इसका डाटा क्या कहता है, उद्योग क्षेत्र, उद्यम क्षेत्र का, कि बिहार में जो टोटल नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, कितनी फैक्ट्रीज हैं, वो हैं 3307। उसमें से एक्टिव कितनी हैं, 2782। उसके बाद इन 2023-24 शुगर प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज टू 68.77 लाख क्विंटल। बिहार में चीनी का प्रोडक्शन बढ़ के कितना पहुंच गया 2023-24 में, 68.77 लाख क्विंटल। आगे, बिसाइड शुगर प्रोडक्शन, एथेनॉल प्रोडक्शन एज बायोफ्यूल एंड पावर जनरेशन हैज़ इंक्रीज द रोल ऑफ शुगर मिल्स इन प्रोड्यूसिंग एनर्जी फॉर द स्टेट। तो पिछले 1-2 सालों से ना बिहार और एथेनॉल का कनेक्शन बहुत फेमस हो रहा है। इथेनॉल और बिहार नाम एक साथ लिए जा रहे हैं। तो पहले हमें जानना है कि इथेनॉल क्या है। तो इथेनॉल जो है ना वो एक बायोफ्यूल है, यानी जैव ईंधन, जो गन्ना, शीरा, मक्का, धान आदि से बनाया जाता है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि शुगर वाले मिल से जो एथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है एज अ बायोफ्यूल, तो इसको क्या करते हैं कि इसे पेट्रोल में मिलाकर कम प्रदूषण वाला ईंधन तैयार किया जाता है, जिसे एथेनॉल ब्लेंडिंग कहते हैं। तो शुगर मिल में क्या है कि शुगर मिल में गन्ने से चीनी बनाने के बाद जो शीरा यानी मोलासिस बचता है, उससे इथेनॉल तैयार किया जाता है। इससे शुगर मिलों को अतिरिक्त आय होती है। अब वो बना के अलग से अपने ही प्रोड्यूस से देंगे तो उनको आय तो होगी। यह एक वेस्ट टू वेल्थ प्रक्रिया है। तो जो भी एक्स्ट्रा शीरा यानी जो वेस्ट बचता था उससे अब वो लोग एक बायोफ्यूल तैयार कर रहे हैं शुगर मिल वाले। तो ये वेस्ट टू वेल्थ मतलब जो वेस्ट हो रहा है उससे भी पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो बिहार का कनेक्शन क्या है एथेनॉल से, तो बिहार भारत का पहला राज्य है जिसे एथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहन करने वाली नीति बनाई, और यह नीति 2021 में बनाई थी। और जिन जिन जिलों में शुगर मिलों से एथेनॉल उत्पादन हो रहा है उनका नाम सुन लो, अगर हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो वो है गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, सारण, नालंदा और सीतामढ़ी। तो यही था बिहार में एथेनॉल उत्पादन का जो अभी सिनेरियो चल रहा है। अब अगला पॉइंट क्या है देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रीओपन द रीगा शुगर मिल विच विल अनडाउटेडली एनहांस द शुगर केन प्रोडक्शन इन सीतामढ़ी। तो बहुत समय से बंद पड़े एक शुगर मिल को सीतामढ़ी में सरकार ने रीओपन किया, जिसका नाम है रीगा शुगर मिल। बहुत ही फेमस रहा, ये न्यूज़ में रहा, रीगा चीनी मिल सीतामढ़ी का, इसको सरकार ने रीओपन कर दिया, जो कि अब बिहार सरकार के फ़ायदे में ही रहेगी। शुगर केन प्रोडक्शन बढ़ेगा। शुगर केन प्रोडक्शन कहाँ बढ़ेगा, सीतामढ़ी में, ठीक है। अब अगला देखो, इन 2024-25 द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द शुगर केन मैकेनिज्म स्कीम टू लोअर द कॉस्ट ऑफ शुगर केन कल्टिवेशन एंड इन्हांस इट्स प्रोडक्शन, हेंस लीडिंग टू इंक्रीज इन फार्मर्स इनकम। तो 2024-25 में राज्य सरकार ने एक स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम था शुगर केन मैकेनिज्म स्कीम, जो कि गन्ने के कल्टीवेशन का जो कॉस्ट है उसको घटाने के लिए और उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लाई गई है शुगर केन मैकेनिज्म स्कीम, ताकि फार्मर्स, किसानों की इनकम बढ़े। अब ये उद्योग मित्र क्या है, तो उद्योग मित्र इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस इंश्योरिंग बिजनेस इन बिहार। इट असिस्ट न्यू एंटरप्रेन्योर्स is setting up industries in Bihar by providing advice on project profiles। तो बिहार में जो भी एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, जो नया नया फैक्ट्री या इंडस्ट्री सेटअप करना चाह रहे हैं, तो उनको गाइडेंस देने के लिए जो है एक इंस्टीट्यूशन को कंस्टिट्यूट किया गया है, वो क्या है, उद्योग मित्र। अब आगे देखें हम लेबर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल का सेक्टर। तो ये क्या है कि इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू 3 इकोनॉमी को 3 भाग में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। यहाँ पे ये डाटा क्या कह रहा है कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ इन्वॉल्व हैं, तो सबसे ज़्यादा लोग जो है ना वो प्राथमिक सेक्टर में इन्वॉल्व हैं बिहार में, लेबर 53.2%। उसके बाद सेकेंडरी द्वितीयक में कितने हैं, 23.7%, और टर्शियरी में सेवा क्षेत्र में 23.1। बस यही तो दिक्कत है, इसलिए तो इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है। यहाँ पे लोग बढ़ाने होंगे तीसरे वाले सेक्टर में। अब आगे देखो, द स्टेट गवर्नमेंट रिवाइजेज द मिनिमम वेजेस टू अकाउंट फॉर द डियरनेस अलाउंस, वेयर डियरनेस अलाउंसेज इज लिंक्ड टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन 2023-24। द मिनिमम वेज हैज़ इंक्रीज बाय 5.7% टू फॉर 88 एम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948। तो ये पूरा जो लाइन है वो कह रहा है, तो डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता, तो बिहार सरकार ने क्या किया, कुछ रिवाइज़ किया है वहाँ पे मिनिमम वेजेस को की जो दर रखी गई है उसको,
और वो किससे लिंक करके किया, वो सीपीआई से यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से लिंक करके किया है। तो इन 2023-24 2023-24 में क्या है कि मिनिमम वेज को 5.7% बढ़ाकर 88 एम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज, 88 ऐसी कैटेगरीज है जिसमें जो मिनिमम वेज है उसको 5.7% बढ़ा दिया गया है। और वो किसके अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948। और क्या है कि 1 अप्रैल 2025 से बिहार सरकार ने न्यूनतम वेतन दरों में वीडीए शामिल किया, यानी कि वेरिएबल डियरनेस अलाउंस, यानी परिवर्तनीय महंगाई भत्ता। तो ये था डाटा हमारा लेबर एम्प्लॉयमेंट और स्किल का। अब आगे देखें हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो इसमें क्या है कि ड्यूरिंग 2011-12 टू 23-24 बिहार रजिस्टर्ड द थर्ड हाईएस्ट ग्रोथ 7.6% इन दिस सेक्टर ड्यूरिंग दिस पीरियड आफ्टर यूपी एंड कर्नाटका अमंग मेजर स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, मतलब भौतिक अधिसंरचना बोलेंगे इसको, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भौतिक अधिसंरचना। तो 2011 से 24 के दौरान परिवहन और संचार क्षेत्र में बिहार ने उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के बाद तीसरी सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। तो ये यहाँ पे परिवहन और संचार यानी यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट मैं बता दे रही हूँ कि यह है कि 2011 से 24 के बीच में बिहार ने तीसरा सबसे ज़्यादा ग्रोथ रजिस्टर किया है इन दिस पीरियड। तो किस सेक्टर में, वो परिवहन और संचार क्षेत्र में, जो कि यूपी और कर्नाटक के बाद तीसरा सबसे ज़्यादा वृद्धि रहा बिहार का 7.6%। फिर क्या है कि इन टर्म्स ऑफ रोड नेटवर्क बिहार इज प्लेस्ड ऑन 8th रैंक अमंग ऑल इंडियन स्टेट्स ऑफ एज ऑफ 2019। तो 2019 के हिसाब से बिहार का जो है वो सड़क घनत्व के मामले में, नहीं सड़क नेटवर्क के मामले में बिहार जो है वो 8वें रैंक पर है भारत में। उसके बाद बिहार इज अराउंड 3 लाख किलोमीटर्स ऑफ रोड नेटवर्क। उसके बाद बिहार रैंक्स 5th इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट मोटर व्हीकल्स एंड 7th इन ऑल टाइप्स ऑफ मोटर व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन। मतलब परिवहन मोटर वाहनों के सर्वाधिक निबंधन के मामलों में बिहार का स्थान 5वां है, जबकि सभी मोटर वाहनों के निबंधन के मामले में देश में बिहार का स्थान 7वां है। तो ये था डाटा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का। अब हम आ गए ई गवर्नेंस के क्षेत्र में, ई शासन। तो बिहार में क्या है कि इन बिहार पर 100% देयर इज 55.39 टेलीफोन्स अवेलेबल। मतलब बिहार में प्रति 100 व्यक्ति 55.39 टेलीफोन उपलब्ध हैं। एवरी सेकेंड पर्सन इन बिहार इज हैविंग इंटरनेट कनेक्शन। राज्य के हर दूसरे व्यक्ति को इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध है। इन सितंबर 2024 सुरक्षित सफ़र सुविधा ऐप वॉज लॉन्च्ड फॉर फीमेल ट्रैवलर्स। तो महिला जो ट्रैवल कर रही हैं उनकी सुरक्षा के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया था 2024 सितंबर में, वो था सुरक्षित सफ़र सुविधा ऐप। उसके बाद एक आंगन ऐप था। तो क्या है कि आंगन ऐप को लॉन्च किया गया था किसको सुपरवाइज और मॉनिटर करने के लिए, आंगनवाड़ी वर्कर्स को। उसके बाद ऑल वेस्ट कलेक्टिंग व्हीकल्स आर जीपीएस इनेबल्ड इन पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो पटना नगर निगम में जो है जितने भी कूड़ा कलेक्ट करने वाली गाड़ियाँ होती हैं उनको वो सब की सब जीपीएस इनेबल्ड है, यानी कि उनका लोकेशन ट्रैक किया जाता है। उसके बाद बिहार एम्बार्कमेंट असेट मैनेजमेंट सिस्टम यानी BEAMS बीम्स इज अ मास्टर मॉड्यूल GIS बेस्ड वेब पोर्टल। Its main objective is to help the department with maintenance and monitoring of flood management and flood fighting activities of the embankments and their assets। तो ये पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है कि जो बिहार एम्बार्कमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम बीम्स है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बिहार तटबंध संपत्ति प्रबंधन प्रणाली, तो ये एक मास्टर मॉड्यूल है जिसका जो मेन उद्देश्य है वो बाढ़ प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाना, नदियों तटबंधों और जो संबंधित अवसंरचना है उसका रियल टाइम मॉनिटरिंग, डेटा संग्रह और विश्लेषण। तो इसका जो मुख्य विशेषता है यह तटबंधों और नदियों की स्थिति से जुड़ी संपत्तियों का केंद्रीकृत डाटा, इंजीनियरिंग, रखरखाव, टेंडर, भौगोलिक जानकारी आदि रियल टाइम डाटा देता है यह, जिसमें जल स्तर, प्रवाह, अलर्ट्स आदि होते हैं। मैं अलग से बता रही हूँ, इसमें है नहीं, थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ फ्लड मैनेजमेंट का। फिर ये बाढ़ प्रबंधन योजनाओं, सामग्री, स्टॉक और टेंडर की जानकारी को रखता है और उसको ट्रैक भी करता है। तो इसको चलाने के लिए संबंधित अधिकारियों और अभियंताओं को ट्रेनिंग दी गई है ताकि वे इस सिस्टम का प्रभावी उपयोग कर सकें। अब अगला है हमारा
पावर सेक्टर यानी कि ऊर्जा क्षेत्र। इसमें क्या है कि इन स्टेट पर पर्सन यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 363 यूनिट्स, मतलब राज्य में प्रति व्यक्ति जो 363 यूनिट बिजली की खपत है, प्रति व्यक्ति खपत। उसके बाद इन 2023-24 टोटल इलेक्ट्रिसिटी यूजेज वाज 3830 करोड़ यूनिट्स। 2023-24 में बिजली की कुल खपत 3830 करोड़ यूनिट हो गई है। अब हाई इलेक्ट्रिसिटी यूजेज डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज़्यादा बिजली कहाँ यूज होती है, वो है पटना, गया व मुजफ्फरपुर। सर्वाधिक बिजली खपत में शीर्ष 3 जिले पटना, गया व मुजफ्फरपुर हैं। और लीस्ट इलेक्ट्रिसिटी यूजेज डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे शिवहर, अरवल, शेखपुरा, छोटे छोटे से जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के। तो न्यूनतम बिजली खपत में 3 से जिले हैं, शिवहर, अरवल व शेखपुरा। ये था पावर सेक्टर का डेटा। आगे हम देख रहे हैं रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास। तो बिहार का क्या है कि 90% ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन विलेज। बिहार की लगभग 90% आबादी जो है आज भी गांव में रह रही है। ग्रामीण विकास देख रहे हैं ना। अंडर द जीविका एस्टैब्लिश्ड इन 2006 10.63 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड 71.1 थाउजेंड विलेज लेवल ऑर्गेनाइजेशंस वर क्रिएटेड। तो 2006 में स्थापित जीविका के अंतर्गत सितंबर 2024 तक 10.63 लाख स्वयं सहायता समूह और 71.1 हजार ग्राम संगठन गठित हुए। विलेज लेवल ऑर्गेनाइजेशन यानी ग्राम संगठन गठित हुए यहाँ पे। उसके बाद इनिशिएशन ऑफ दीदी की रसोई इन 86 हॉस्पिटल्स टू सर्व हेल्दी एंड हाइजेनिक फूड टू इंडोर पेशेंट्स इंश्योरिंग न्यूट्रिशनल सपोर्ट अलोंगसाइड मेडिकल केयर। तो जीविका की पहल दीदी की रसोई के तहत बिहार में 86 हॉस्पिटल्स में जो है वो हेल्दी और हाइजेनिक फूड सर्व किए जा रहे हैं इंडोर पेशेंट्स को, और ताकि जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट है और मेडिकल केयर दोनों साथ साथ मिल सकें पेशेंट्स को। तो वही हुआ कि जीविका की पहल दीदी की रसोई के तहत बिहार में समुदाय आधारित कैंटीन के मॉडल को बढ़ावा दिया गया। और जो ये दीदी की रसोई इसको कौन चलाता है, दीदी लोग, महिलाओं के द्वारा, ठीक है, महिलाओं के द्वारा चलाया जाता है। और अगला लाइन अभी ये क्या है, विमेंस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज FPCs ब्रांडेड अंडर ग्रीन डिलाइट्स। तो जीविका महिला कृषि उत्पादक कंपनियों के उत्पादों का विपणन ग्रीन डिलाइट्स ब्रांड के तहत किया जाता है। अब हम आगे अगला अर्बन डेवलपमेंट यानी शहरी विकास। तो बिटवीन 2011 to 24 पटना एंड गया जी हैव रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ग्रोथ इन अर्बन पॉपुलेशन। वर्ष 2011 से 24 के बीच में शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि क्रमशः पटना और गया जी में हुई है। गया जी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब गया का जो नाम है, गया शहर का अब जो नाम है वो गया जी है। लोग ऐसे बोलते थे, बोलचाल की भाषा में गया जी ही बोलते थे, लेकिन अब ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया, ठीक है। आगे 100 पिंक टॉयलेट्स फॉर वुमेन इन 16 एरियाज। 16 जगहों में बिहार में 100 पिंक टॉयलेट्स बनाए गए हैं महिलाओं के लिए, अच्छी पहल है। मधुबन डिक्लेयर्ड बिहार 262nd अर्बन लोकल बॉडी। तो मधुबन जो है बिहार का 262वां अर्बन लोकल बॉडी डिक्लेयर हुआ है। दरभंगा एंड मुजफ्फरपुर मेट्रो टू बी लॉन्च्ड बाय 2029। तो 2029 तक दरभंगा और मुजफ्फरपुर में भी मेट्रो लॉन्च कर दिया जाएगा। ये तो बड़ी अच्छी पहल है, तो इमेजिन भी नहीं कर सकती। चलो जब होगा सपना साकार, अच्छा लगेगा। आगे गंगा पथ फेज़ 3 ओपनड। गंगा पथ जो चल रहा है अभियान सरकार का, उसका फेज़ 3 खोल दिया गया है ताकि वहाँ जो भी भीड़ को कंट्रोल करके सड़क पर दबाव कम किया जा सके। पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज़ द ओनली वन टू रिसीव वाटर प्लस सर्टिफिकेट। तो पटना का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है ना, वो एकमात्र है जिसको वाटर प्लस सर्टिफिकेट मिला है। आगे देखो, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी नगर निकाय। अब फ्यूचर मेट्रो एक्सपेंशन प्लान फॉर मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा एंड भागलपुर। तो यहाँ मैंने लिखा है कि दरभंगा और मुजफ्फरपुर में 2029 तक प्लान किया जा रहा है। इसके अलावा 2 और शहरों में मेट्रो को एक्सपेंड करने का जो चल रहा है प्लानिंग, वो है गया और भागलपुर में, यानी मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर, इन 4 शहरों में आगे फ्यूचर में अगले 5 से 10 सालों के बीच में आपको मेट्रो चलती हुई नज़र आ सकती है। वो तो अलग ही बिहार दिखेगा। आगे सिटीज़ अंडर स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जिन शहरों को चुना गया था वो क्या क्या थे, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार और बिहार शरीफ,
ये पहले से ही है ये डाटा। इसमें क्या है कि इसको कुछ योजनाओं के लिए पैसे दिए गए हैं। वो क्या है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो 4 शहर हैं, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ, उनको 2024-25 में 640 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। कितना? 640 करोड़ रुपए का। ठीक है, ये था हमारा नगर विकास। अब देखेंगे हम बैंकिंग और कोऑपरेटिव सेक्टर, यानी बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र। तो अप टू March 31, 2024 देयर आर 8045 बैंक ब्रांचेस इन बिहार। तो 31 मार्च 2024 तक बिहार में बैंक शाखाओं की संख्या 8045 थी। ब्रांच डेंसिटी 6.1 ब्रांचेस पर लाख पॉपुलेशन। प्रति 1 लाख आबादी में बिहार में 6.1 ब्रांच मौजूद है। इसको बढ़ाना पड़ेगा। SHGs फॉर्म यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता ग्रुप, कितने फॉर्म हुए हैं? 1063.5। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो NCD रेशियो 56.3% है। मतलब कि बिहार के बैंकों में जो ऋण जमा अनुपात क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है वो 31 मार्च 2022 के 53.0% से बढ़कर 31 मार्च 2024 को 56.3% हो गया। बिहार है हाईएस्ट ATMs वर्किंग ऑफ SBI। तो क्या है कि बिहार में सर्वाधिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM कार्यरत हैं। अब बिहार ग्रामीण बैंक जो है कब फॉर्म हुआ था? 2025 मई में फॉर्म हुआ है, क्योंकि पहले अलग अलग नाम थे, 2 भागों में बटे थे। तो बिहार ग्रामीण बैंक फॉर्म्ड इन May 2025 बाय मर्जिंग उत्तर एंड दक्षिण ग्रामीण बैंक्स, कवर्स ऑल 38 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 2885 ब्रांचेस। मतलब कि बिहार में जो पहले जो उत्तर और दक्षिण ग्रामीण बैंक थे उनको मर्ज कर दिया गया, मई 2025 में फॉर्म कर दिया गया बिहार ग्रामीण बैंक, और जिसमें जो कि कवर करते हैं बिहार के सारे 38 जिलों को और 2885 ब्रांचेस को। आगे आगे हम ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास वाले क्षेत्र की। द बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव डिजाइन टू इन्हांस एजुकेशनल एक्सेसिबिलिटी एंड इक्विटी इन बिहार। तो बिहार में क्या है कि एक चलाया गया है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जो कि बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव लेजिस्लेटिव है। क्या क्यों किया गया है? ताकि जो एजुकेशनल एक्सेसिबिलिटी है बिहार में और इक्विटी है उसको मेंटेन किया जा सके। मतलब बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक शिक्षा ऋण योजना, जिसके तहत बिहार के 12वीं पास छात्र उच्च शिक्षा जैसे स्नातक, तकनीकी प्रबंधन, इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि के लिए अधिकतम 4 लाख तक का ब्याज रहित या कम ब्याज पर लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे क्या हुआ कि आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों को उच्च शिक्षा में सहायता मिली और 4 लाख तक का एजुकेशनल लोन भी मिल रहा है बच्चों को। तो इससे पढ़ाई भी आराम से कर लेगा और भुगतान जो है वो भी आसान किस्तों में बाद में नौकरी लगने पे विद्यार्थी कर सकता है। अब अगला पॉइंट क्या है कि सोशल सेक्टर स्पेंडिंग इंक्रीज बाय, जो सामाजिक सेक्टर है ना, सामाजिक सेवा, वहाँ पे बढ़ गया। जो बजट में व्यय बढ़ाया गया वो कितना बढ़ाया गया? हेल्थ में 13 गुना, एजुकेशन में 10 गुना, हाँ हेल्थ में 13 गुना और एजुकेशन में 10 गुना बढ़ाया गया है सरकार के द्वारा। फिर एक डाटा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, यानी कि जीवन संभाव्यता। तो ये बिहार की अभी है 69.5 साल, और इसमें मेल की है 68.9, मतलब 68.9, और फीमेल की 70.1 ईयर्स है। तो हो सकता है कि ये डाटा आ जाए MCQ में। फिर देखो गवर्नमेंट स्कूल ड्रॉप आउट रेट फेल बाय 62.25%। तो जो सरकारी स्कूल से छात्र ड्रॉप आउट कर जाते थे, ये जो गति है ये घट गई है कितने प्रतिशत से? 62.25% से। और आप देखो SDG परफॉर्मेंस जो है वो SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि सतत विकास लक्ष्य, वो जो था ना, जो SDG जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा तय किए गए 17 वैश्विक लक्ष्य थे जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना है, जिसमें रखा गया था गरीबी, असमानता, भूख, प्रदूषण और पर्यावरणीय संकट से बचाना और एक बेहतर और टिकाऊ भविष्य बनाना, ये रखा गया था। तो ये जो SDG परफॉर्मेंस, इसमें बिहार का कैसा परफॉर्मेंस रहा? इसमें आउट ऑफ 113 इंडिकेटर्स बिहार डिड बेटर इन ओनली 9। तो 9 ही सेक्टर में बिहार जो है वो बेहतर कर पाया, जो कि 113 इंडिकेटर थे उसमें से 9 में, और उसमें से भी ये जो 9 है ना वो शिशु जो चाइल्ड है उसको रिलेटेड ही है। ठीक है, अब आ गया चाइल्ड डेवलपमेंट, अगला ही पॉइंट है। तो इसमें क्या है कि 42% ऑफ बिहार पॉपुलेशन इज अंडर 18 ईयर्स। तो बिहार के जो 42% आबादी है
वो अभी 18 साल से कम की है, तो बहुत अच्छी बात है। और ये कितनी है, वो 4.98 करोड़ आबादी आती है बिहार में 0 से 18 साल के बीच में। अब आगे, आउट ऑफ टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बिहार कंट्रीब्यूट्स टू 11%। पूरे देश में जितने बच्चों की आबादी है उसमें से बिहार 11% का योगदान करता है। अब इसको चाइल्ड डेवलपमेंट को लेके, बाल विकास को लेके क्या क्या इनिशिएटिव रखे गए हैं वो क्या है, बाल संसद चलती है स्कूलों में, मिशन वात्सल्य चलता है, स्पर्श चलता है, ये सब जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए चलाए गए इनिशिएटिव है सरकार के द्वारा। और बिहार में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर रखी गई है कितनी, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन सेवा चलाया जा रहा है, जो कि मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत चल रहा है। तो मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर चल रहा है वो है 1098, ठीक है। आगे आ गए हम एनवायरमेंट, क्लाइमेट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन। ये हमारा लास्ट स्लाइड है। तो क्या कहते हैं कि एवरेज टेम्परेचर रोज फ्रॉम 21.2 डिग्री सेल्सियस इन 2017 टू 24.7 डिग्री सेल्सियस इन 2023। तो बिहार का जो औसत तापमान है उसमें वृद्धि हुई है कितनी से कितनी, कि 2017 में बिहार का औसत तापमान था 21.2 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, और 2023 में है 24.7 डिग्री सेल्सियस, मतलब लगभग 3 डिग्री की जो बढ़त हुई है। तो गर्मी बढ़ी है बिहार में, बहुत ज़्यादा बढ़ी है। फिर रेनफॉल, वर्षा का जो एवरेज है वो कितना है, 1004.6 mm मैक्स इन किशनगंज। बिहार का जो रेनफॉल एवरेज है वो 1000.6 mm है। और सबसे ज़्यादा बिहार में जो रेनफॉल होती है वो किशनगंज में होती है, जहाँ पे रेनफॉल एवरेज है 2127 mm, ठीक है। अब फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज बाय 687 स्क्वायर किलोमीटर। भारत में वन क्षेत्र भी बढ़ा है। तो बिहार में क्या है कि भारत वन स्थिति 2023 के अनुसार राज्य में 12 वर्षों यानी 2011 से 23 के बीच में वन क्षेत्र में 687 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और अब बिहार का लगभग 14.75% हिस्सा जो है वो वनों से आच्छादित है। आगे, ग्रीन बजट एंड जल जीवन हरियाली मिशन टू टैकल क्लाइमेट चेंजेस, मतलब हरित बजट और जल जीवन हरियाली मिशन जैसी योजनाओं को लागू कर राज्य में जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब बायोडाइवर्सिटी की क्या स्थिति है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और कैमूर सेंचुरी एक्टिव है बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में। और फिर 133 वेटलैंड कंजर्व किए गए हैं बिहार में। और कुछ प्रोजेक्ट चल रही है एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। वो क्या है, वो है गंगा जल आपूर्ति मिशन या गंगा जल आपूर्ति प्रोजेक्ट, तल एरिया डेवलपमेंट प्लान और गया रबर डैम, अभी उद्घाटन हुआ है ना रबर डैम गया का। तो ये मिशन चल रहे हैं सरकार के जो एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट को टैकल करने के लिए हैं। तो ये थी हमारी लास्ट स्लाइड। तो हो सकता है कि आपको कुछ अच्छा लगा हो, कुछ नहीं भी लगा हो, बट ओवरऑल पसंद आया हो मेरा पढ़ाना। तो ये डाटा मैंने बहुत मेहनत से संग्रहित किया है, तो इसके लिए कम से कम एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को। अच्छा लगे तो करें, कमेंट भी कर देना और कुछ सजेशंस देने तो ज़रूर करना। तो ये जो मैंने पढ़ाया ना, इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, जिसका जो लिंक है ये यही वाले यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। तो उसको लेना हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जहाँ मैं ये PDF का लिंक भेज दूँगी जो मैंने डाटा बना रखा था अभी, जिससे पढ़ाया मैंने। तो अब तक द सिविल पाथ पर मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।